अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ उस खुशखबरी को डिस्कस करने लगे जिसके बारे में मैंने बारहा आप लोगों को बताया है और मैंने समझाया भी था कि वो क्यों आए हैं, उसकी वजह क्या है। और जो पिछली हुकूमत थी उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा कुछ हुआ था, वो थे बिजली के ज़्यादा बिल और उसके अंदर आने वाला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो उसके बारे में ऐलान तो किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि जिनके 300 यूनिट से कम जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आ गया जिसके अंदर कहा गया है कि जी 201 से 300 यूनिट तक जिनके इस्तेमाल हुए हैं उनकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो अगस्त के बिल्स में लग के नहीं आएगी। जिनको ऑलरेडी बिल आ गया उन्होंने पे कर दिए तो अगले बिल में उनको रिफंड होंगे वो। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम को मिला है। देखें, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो हाइडल वाले भी थे, कोयले वाले के ऊपर भी थे, शमसी तवानाई के ऊपर भी चलने थे, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत से पावर प्लांट जो थे वो बंद कर दिए थे। खासतौर पे हाइडल वाले तो उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किए थे और जो कोयले वाले थे उनके उन्होंने अकाउंट्स नहीं खोले थे जिनसे पेमेंट होनी थी, सी पैक के तहत चाइनीज़ कंपनियों को करने थे, वो बंद कर देंगे क्योंकि हाशिम नदीम बाबर और जो थे रजाक दाऊद उनको फ़ायदा पहुंचाना था, उनके महंगे फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट्स चलाने थे। तो उसकी वजह से जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई में आपकी ईंधन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जब ये हुकूमत आई तो उसको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा और डॉलर की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो फिर हर महीने का एक फ्यूल का निकाला जाता है रेशो और उसके मुताबिक फिर एडजस्टमेंट होती है। और ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि कभी 4-4.5 होती है, कभी 5 रुपये होती है। और इस दफ़ा चूँकि ईंधन बहुत महंगा आया था, ऑयल बहुत महंगा आया था, तो 10 रुपये पर यूनिट किया गया था और जून के जो यूनिट थे उनके ऊपर। लेकिन ये रिलीफ दे दिया उन लोगों को। देखिए, जो गरीब बंदा है, मजदूर तबका है, जो क्लर्क है, जो दिहाड़ीदार है, वो और जिनकी इनकम बहुत कम है, ऑफिसेज में भी काम करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 15,000 रुपये का बिल। लेकिन मुझे लगता है उसकी कसर है दूसरे लोगों को बिल डाल के पूरी की गई है। तो उसका सलूशन यही बताया जा रहा है कि जो सोलर लगवाएं और जाहिर है जिनके घरों में कम बिजली यूज़ हो रही है, अगर उनको किस्तों के ऊपर हुकूमत सोलर देना शुरू करे तो उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि अगर वो किस्तें माहाना 3,000 या 4,000 रुपया वो किस्त दे के अपना सोलर लगवा लेते हैं और उनकी बिजली जो है फ्री होनी शुरू हो जाएगी और हुकूमत के ऊपर भी बर्डन कम होगा। जब हुकूमत के ऊपर बर्डन कम होगा तो ऑलरेडी बिजली के बिल जो है उनकी प्राइस भी कम होगी और आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। अभी 10,000 मेगावाट सोलर बिजली के जो पावर प्लांट्स लगाने हैं उनका मुआहदा जो भी किसी कंपनी से होगा, हमें बिड्स उन्होंने के लिए ओपन किया कि बिड्स आएँ और उसके बाद हम देखते हैं कि किस कंपनी को हमने देना है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं इन सबको हमने सोलर के ऊपर ले जाना है। आपका 11% लोड जो है वो बिजली के ऊपर कम हो जाएगा अगर आपके ट्यूबवेल्स जो हैं वो सारे सोलर के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह जो सरकारी इमारतें हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि उनको भी सोलर के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो दिन के टाइम चलने वाले जो दिन के टाइम जहाँ पे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है उन सबको सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि जो बिजली के ऊपर जो बर्डन है जितना भी हो सकता है वो कम किया जा सके। तो अगर ये काम जो इनिशिएटिव लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, अगर इसको पाए तक मिल तक पहुंचा दिया जाता है और सोलर के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पावर प्लांट्स जो होते हैं ना उनके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बिजली को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने में, उनके पैनल्स लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर 2-3-4 महीनों के अंदर ये काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बर्डन बिजली पे कम होगा, आपको ईंधन कम मंगवाना पड़ेगा और उसकी वजह से आपके बिजली के बिल भी कम होंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डॉलर भी कम हो, क्योंकि डॉलर का बराह रास्त ताल्लुक होता है बिजली के बिलों के साथ, क्योंकि जब आप फर्नेस ऑयल बाहर से मंगवाएंगे वो महंगा होगा तो आपको उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर हाइडल पावर प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं या कोयले के ज़्यादा हो जाते हैं या शमसी तवानाई से ज़्यादा बिजली हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो मुल्क के अंदर एक तो लोड शेडिंग की कमी हो जाएगी, जो कि अब काफ़ी हद तक कम भी हो चुकी है। 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो नहीं रही है, शायद कुछ इलाकों में ज़्यादा, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा हमारी नहीं होती है, 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा, तो और संडे को तो वो भी नहीं होती है। तो वो जब कम होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम को बिजली के बिलों में, पेट्रोल में रिलीफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई इन्हीं 2 चीज़ों से ज़्यादा होती है। आवाम जब आपका पेट्रोल और डीजल ज़्यादा होगा तो आपकी सब्जियों को मार्केट में आने में, पहुंचने में उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद किरायों का में इजाफा हो जाता है। फिर जब आपके बिजली के बिल ज़्यादा तो आवाम की रेंज से बाहर हो जाते तो वो फिर
उनके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि बिजली में भी रिलीफ मिले, पेट्रोल में भी रिलीफ मिले। मौजूदा हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन सैलाब की भी तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा है। 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो हमारे जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ज़्यादा है। फिर शबाशी साहब ने एक और बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जितना भी हमें इमदाद आएगी सैलाब ज़दगान के लिए, उसकी जो डिसबर्समेंट होगी, जहाँ जहाँ पे भी खर्च होगा, उसकी ऑडिट हम इंटरनेशनल कंपनियों से करवाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। देखें, जब भी कोई इमदाद आती है और उसकी तकसीम होती है तो हमेशा उसके ऊपर सवालिया निशानात रहते हैं। 2005 के ज़लज़ले में भी जब बहुत ज़्यादा इमदाद आई तो उसके ऊपर भी आज तक तनकीद हो रही है और सवालात उठाए जा रहे हैं। 2010 के ज़लज़ले के दरमियान भी जो इमदाद आई, जिस तरह उसकी तकसीम हुई, उसके ऊपर भी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इमरान खान ने 4 अरब रुपया उस वक्त लोगों से इकट्ठा किया था और आज तक उस इमरान से पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट और कहाँ पे वो सारा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। एक तो इससे शफाफियत जो है वो कायम रहेगी। दूसरा, आप जब पब्लिक कर देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, तो जो आप पे कोई तनकीद करता है उसके सामने सारे हकाइक होंगे। और मेरा ख्याल है कि आवाम से छुपाना कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने कोई जुर्म नहीं कर रहे, आप कोई करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उसको पब्लिक करें, क्योंकि ये कोई ऐसा पैसा नहीं है या कौमी सलामती का मामला नहीं कि जिसको आपने छुपाना है। ये तो एक इमदाद आई है, आप इसको खर्च कर देखें। कोरोना के लिए जो इमदाद आई है उसको ऑडिट नहीं करवाया जा रहा था, इमरान खान दौर में नहीं करवाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमने करवाया घपले बेजाब्तियाँ निकलेंगी। ये बार बार रिपोर्टें सामने आई थी कि कोरोना के दिनों में जो इमदाद इमरान खान की हुकूमत को मिली थी उसमें बहुत ज़्यादा बेजाब्तियाँ थी, तो उसका ऑडिट ये नहीं करवा रहे थे। और कहना इनका ये था कि अगर ऑडिट करवा बेज़ाब्ते को तो दुनिया इमदाद नहीं देगी। भाई, आप क्यों नहीं उसको शफाफ तरीके से उन लोगों तक पहुंचाते जिनके लिए दुनिया आपकी मदद कर रही है। और ये वो हुकूमत है जो करप्शन का नारा लगा के, एहतसाब का नारा लगा के इस मुल्क के अंदर आई थी, लेकिन वो उस डगर से खुद ही हट गई। इनके दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है। बल्कि FIA जो तहकीकात करी है ममनुआ फंड की, रोज़ बरोज़ नए 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 इंकशाफात हो रहे हैं। बहुत घेरा तंग हो रहा है इमरान खान के हुकूमत के इर्द गिर्द, इमरान खान की हुकूमत सॉरी नहीं, इमरान खान की पार्टी के इर्द गिर्द। लेकिन इमरान खान को उसी की फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से जल्द से जुलूस, और उसके अंदर वो बार बार बात करते हैं कि मुझे दीवार से ना लगाएं, दीवार से ना लगाएं। अभी तो आपको पता ही नहीं दीवार से लगाना क्या होता है। ये जाके आप बेनज़ीर साहिबा से पूछें, पीपल्स पार्टी के से पूछें, नवाज शरीफ साहब से पूछें, नवाज लीग से पूछें, मरियम नवाज से पूछें, अल्ताफ़ हुसैन से पूछें, आप कौम परस्त जमातों से पूछें, आप ANP वालों से जाके पूछें, आप अचकज़ई से पूछें, आपको फिर पता चलेगा कि दीवार से लगाना होता क्या है। खान साहब, आपने तो भी कोई लाश नहीं उठाई। खान साहब, आपको तो भी जलावतन नहीं किया गया। खान साहब, आपने मार्शल लॉ नहीं देखा। खान साहब, आपने जेलें नहीं देखी। आपको कहाँ भी दीवार पे लगाया गया। आप तो रोज़ अवाम के सामने जा रहे हैं, आपको अपना बयानिया बनाने की पूरी पूरी इजाज़त है, तो आप ये बात नहीं कर सकते कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है। आप तो अभी भी लाडले हैं, आपको बड़ा रिलीफ मिल रहा है इस सिस्टम से। और जो हम कहते थे कि इस दुनिया के अंदर इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंतहा पसंद लीडरान आ रहे हैं। उनमें से एक बोरिस जॉनसन तो चले गए, ट्रम्प भी चले गए, अब मोदी और इमरान खान भी चले गए, अब सिर्फ मोदी रह गए हैं। तो ट्रम्प जो है वो, उनको आप देखें, उनमें इमरान खान में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। मैंने एक दफ़ा अभी इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैंने लिखा उसमें इमरान खान की और ट्रम्प की आपस में क्वालिटीज़ मिलाई। तो उस वक्त मैं समा जो था उनकी वेबसाइट थी, उनके समा न्यूज़ की वेबसाइट थी, तो उनके लिए मैं कॉलम लिखती थी। तो मैंने कॉलम लिख के भेजा तो उनकी एडिटर ने कॉलम मेरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान एक लीडर हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो सिर्फ एक कैंडिडेट हैं सदारती इंतखाबात के, तो आप कैसे उनमें मुमासला ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इमरान खान सिर्फ अपोजिशन के एक लीडर थे, डोनाल्ड ट्रम्प कैंडिडेट थे जिन्होंने आगे जाके, मैंने फिर उनको जवाब दिया, मैंने कहा मोहतरमा मैं आपकी एडिटोरियल जजमेंट से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। ठीक है कि आप इमरान खान के फ़ैन होंगी, लेकिन आप काम तो ईमानदारी से करें अपना। आप एक पोस्ट पे बैठी हुई हैं, ये हाल था न्यूज़ चैनल्स का उस वक्त। आप एक पोस्ट पे बैठी हुई हैं और आप कह रही हैं कि वो एक कैंडिडेट हैं। वो जनाब अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो सुपर पावर के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। इमरान खान तो महज अभी अपोजिशन लीडर है, अभी पता नहीं है कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है कि नहीं बनना। वो बनेंगे तो एक उनमें और इमरान में फ़र्क क्या, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए लड़ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म बन तो नहीं गए हैं ना।
आप देखें वो भी लीडर है, ये भी लीडर है, और वो सुपर पावर का बनेगा जाके अमेरिका, और अगले 5 साल दुनिया की पॉलिसीज उसने चलानी है, 4 साल उसने दुनिया की पॉलिसीज चलानी है। लेकिन चूंकि चैनल्स को ऑर्डर थे ना इमरान खान को प्रमोट करने को, फैंस उनके हर चैनल के अंदर बैठे हुए थे तो मेरा आर्टिकल, लेकिन दुनिया ने अब साबित किया है कि इमरान खान और ट्रम्प एक जैसे हैं। अभी ट्रम्प की जो टैक्स के सारी बेजाब्तगियां थी उसके ऊपर FBI ने उनके घर के ऊपर छापा मारा, तो ट्रम्प ने अपने जो वोटर्स थे उनको भड़का दिया, और आपने देखा कि वो हुकूमत भी नहीं छोड़ रहे थे, व्हाइट हाउस में बैठे थे जैसे इमरान खान नहीं छोड़ रहे थे। और फिर वो जो एक हेली आने का वाकया हमने BBC के अंदर पढ़ा था, तो वो मामला और अदालतें खुली तो ट्रम्प भी नहीं छोड़ रहे थे, उनके सपोर्टर व्हाइट हाउस में घुस गए थे। ये भी अमेरिका की तारीख में लोगों ने देखा था। फिर फौज को मुदाखलत करनी पड़ी थी आके, तो अब उन्होंने FBI के ऊपर फिर बना लिया कि मेरे घर पे FBI आ रही है, ये जमहूरियत कैसी है, ये जमहूरियत के ऊपर हमला। जैसे इमरान खान जो है अपने आप को लाजमो मलजूम कर लिया पाकिस्तान के साथ, तो ट्रम्प ने भी यही कर दिया, और ट्रम्प ने कहा कि मुझे छेड़ा गया तो ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जो पहले कभी नहीं आया। यही इमरान खान कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं इमरान खान को नाअहल किया गया तो ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जैसे कभी नहीं आया था। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, इमरान खान है तो पाकिस्तान की सलामती कायम है, इमरान खान का कुछ हुआ तो अवाम का समुंदर आ जाएगा, अवाम छोड़ेगा नहीं, हम इस्लामाबाद का गिराव कर लें। यही अब जनाब ट्रम्प साहब ने किया है। तो ट्रम्प साहब ने भी कहा कि जी मुझे कुछ कहा गया तो अवाम छोड़ेगी नहीं और ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा। तो वो जो चीज़ें एक फाशिस्ट हुक्मरान के अंदर होती हैं, जो समझता है कि हम हैं तो वो मुल्क कायम है, वो ट्रम्प में भी थी, इमरान खान में भी थी। इसी वजह से इमरान खान ट्रम्प जो थे बड़े क्लोज थे। इमरान खान खुद कहते हैं ट्रम्प बड़े क्लोज थे। तो मुझे लगता है कि कैंपेन भी एक ही कोई कंपनी चला रही है, और वो मुझे लगता है लॉबिंग फर्म वही जिसको इमरान खान ने $25,000 दिए हैं, और दोनों को एक ही जैसा बयानिया बना के दे देती है, और दोनों एक ही जैसा बयानिया चलाना शुरू कर देते हैं। बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, ज़्यादा ने एक दफ़ा तो पूरा प्रोग्राम करके बताने की कोशिश की थी, और लोग समझ रहे थे कि शायद इमरान खान की बात हो रही, तो बाद में पता चला जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ARY का एक और फ्रॉड जो वो सामने आया, मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने ARY के ऊपर जो लगाया कि गोल्ड रिफाइनरी की तामीर के मुआहदे में इन्होंने बेईमानी की है। तो उनके जो GMCC जो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अहमद बिन सलाइम, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते हुए कहा है कि 2 दहाइयों पहले हमने ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए इनके साथ मुआहदा किया था, जिस पे इन्होंने बड़ी बेईमानी और शर्फना लालच का इल्ज़ाम उन्होंने उसके ऊपर आयद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा बदतरीन तजर्बा इनके साथ रहा है, और लालच और शर्म की भी कोई हद होती है, उसमें अंधे हो चुके हुए हैं। तो ARY जो है उसके ऊपर पहले भी टैक्स की जो बेज़ाब्तगियाँ उसका चल रहा है, जिसके मरियम नवाज़ अक्सर जिक्र करती है। जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये आज जंग अखबार के अंदर आई हुई है, और मरियम नवाज ने अक्सर इनकी टैक्स चोरी का जिक्र किया है कि इन्होंने अरबों की टैक्स चोरी की हुई है, और वो छूट इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर मिली थी। लेकिन सलमान इकबाल को जी तमगे भी मिल गए थे उस हुकूमत से, क्योंकि वो उनका बयानिया चला रहे थे। इमरान खान खुद कहते थे मेरी बात करने वाला एक ही चैनल था, तो उसके ऊपर उनके जो वो थे उनके सहाफ़ी, वो इनकी पूरी कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर चलाते थे। और हम सब ने देखा था कि फिर क्या हुआ कि उनके 2 एंकर्स को मुल्क से भागना भी पड़ा, और अब तो उनका इंटरनेशनली भी ये मान लिया गया कि ARY एक फ्रॉड है। और उसके अलावा जब लंदन के अंदर बहुत से लोगों ने उनकी खबरों के ऊपर इस्साकदार थे, नासिर भट्ट थे, गुल बुखारी थी, अभी फ़खर दुरानी ने भी उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ है, जियो ने 2 दफ़ा उनके खिलाफ मुकदमा। तो इन सब लोगों ने मुकदमा करके वहाँ पे जीता था कि इनके बारे में झूठी खबरें चलाई गई थी, प्रोपेगेंडा किया गया था। तो ARY इंटरनेशनली खबरों की वजह से भी बदनाम था, अब अपने कारोबारी मामलात की वजह से भी बदनाम हो चुका है वह। और प्रोपेगेंडा चैनल कैसे, वो तो आप सब लोग जानते हैं कि उनके एंकर्स को कैसे मुल्क से भागना पड़ा। तो अभी तक के लिए इतना कुछ। अब मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपको